हाँ भाई, पता है आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेट है। कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर आपके लिए काम चल रहा है। जानना है तो आप कम्युनिटी टैब के ऊपर जाकर वो देख सकते हो। और हाँ, आज की एडिटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो आज के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। खैर, हम लोग अपनी सीधा अपडेट्स के ऊपर ही आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच के बारे में। तो इस मैच के बारे में मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताता हूँ। और WWE की हिस्ट्री का सेकंड नंबर का आप कह सकते हो कंबाइंड ओल्डेस्ट, कैसे बताऊं, मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, आप खुद समझ लेना कि क्या स्पेशल है इस मैच के बारे में। WWE की हिस्ट्री में अगर आप दो ऐसे सुपरस्टार को मिलाओ जिनकी एज मिलाकर सबसे ज़्यादा बनती है, तो उस लिस्ट में ये मैच दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि इस मैच में अगर आप गोल्डबर्ग की एज बोलो तो वो आती है 54 ईयर्स की। लैशली की एज मानो तो आपको शायद हैरानी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैशली बहुत ज़्यादा यंग है। उतने भी यंग लैशली है नहीं, तो उनकी एज है 45 साल। तो अगर आप इसको मिलाओ तो ये बनती है 99 साल। लेकिन गाइज, ये सबसे ज़्यादा नहीं है, ये दूसरे नंबर पर आती है। इससे जो सबसे ऊपर एज आती है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा किसी WWE चैंपियनशिप मैच में सुपरस्टार्स रहे हैं, वो आया था मैच 2002 में हल्क होगन और रिक फ्लेयर के बीच में, जो कि था 48 साल। उस समय होगन 48 साल के थे और रिक फ्लेयर थे 53 साल के, तो वो बनते थे 101 साल। तो WWE की हिस्ट्री में ये दूसरा सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ओल्डेस्ट रेसलर वाला मैच है। और ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा वाला स्टैट है। मतलब आप देख सकते हो कि मतलब स्पेशल है नहीं अपने आप में। यूजुअली हम देखते हैं कि WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर यंग टैलेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर टैलेंट्स के हिसाब से मैच होता है, लेकिन ये मैच भी अपने आप में एक अलग ही मैच है। गोल्डबर्ग तो चलो एक बार को मान सकते हैं कि वो आ जाते हैं बड़े मैचेस के अंदर, लेकिन लैशली का 45 साल के अंदर भी मतलब ऐसे दिखना वो बड़ा अलग और इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट था इसके बारे में, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपके क्या रिएक्शन है? आप में से कितने सारे लोगों को वैसे शौक लगा कि लैशली 45 साल के हैं ये जानकर? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जॉन सीना का रेफरेंस जो था ना सीएम पंक के बारे में, जब उन्होंने कहा था रोमन रेंस वाले प्रोमो के अंदर कि मैं बैरिकेड फांद के जाऊंगा, उसके बाद मैं चैंपियनशिप जीतूंगा भी और तुमको वो गुड बाय वाली किस भी करूंगा, वो सीएम पंक को लेकर ही था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि जॉन सीना ने इंस्टाग्राम के ऊपर खुद उस वाली पोस्ट को डाल भी दिया जिस बात का वो रेफरेंस कर रहे थे। ये वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो। इस फोटो को जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है और एक तरीके से उन्होंने कंफर्म करके बताया दिया कि हाँ भैया, अपने प्रोमो के अंदर वो जिस चीज़ की बात कर रहे थे ना, वो यही बात है और वो सीएम पंक की बात कर रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया कि सीएम पंक वाले रेफरेंस को उन्होंने कंफर्म ही कर दिया। और ये बड़ा सही है वैसे यार, जो बातें उन्होंने इनडायरेक्टली बतानी होती है ना, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बता देते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर उनको कोई कैप्शन लिखना होता है, ना यहाँ पर उनको कोई बात डायरेक्टली बतानी होती है, ना यहाँ पर वो कोई ऐसी बातें बोलते हैं जिसका उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो उनके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाता है। वैसे उनकी जो रिसेंट वाली पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अपने उस वाले प्रोमो के अंदर उन्होंने 1, 2, 3 भी बहुत बार बोला था, क्योंकि वो कह रहे थे रोमन रेंस से कि मेरे को तो सिर्फ 1, 2, 3 करना है और उसके बाद मैं यूनिवर्सल चैंपियन बन जाऊंगा। तो देखते हैं क्या ये जो रिसेंट वाली पोस्ट है जो उन्होंने 1, 2, 3 वाली कही है, क्या उसको वो सच कर पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएम पंक वाला तो चलो हो गया, लेकिन यूनिवर्सल चैंपियन उनका समर स्लैम के अंदर बनना, क्या ये सच हो पाता है? ये ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है, स्पेशली जॉन सीना के फैंस के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो जरा आपको समर स्लैम की मैं कहानी बता देता हूँ। ये वाला आप लोग ट्वीट देख सकते हो जो कि रेसलटिक्स की तरफ से आया है। तो जो इस समय समर स्लैम की टोटल टिकट्स की कैपेसिटी है, यानी कितने लोग आएंगे समर स्लैम के अंदर, वो गाइस बढ़ चुकी है 45,238। अब ये टोटल है कितनी टिकट्स मतलब अवेलेबल हैं। और गाइस इसमें से सारे के सारे जो टिकट्स हैं वो बिक भी चुकी है। ऑलमोस्ट 3,174 के आसपास जो टिकट्स है वो बाकी है, यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जो समर स्लैम है वो सोल्ड आउट जाने को ही तैयार है। अभी 45,000 से धीरे धीरे हो सकता है और बढ़ा दें, क्योंकि जिस टाइम पर मेरे ख्याल से इन्होंने टिकट्स की ओपनिंग करी थी तो ये आई थिंक 25-30,000 के आसपास इन्होंने टिकट्स खोली थी। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 3,000 बढ़ाई, फिर 4,000 बढ़ाई, धीरे धीरे करके टिकट्स खोलते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो बंदे ब्लैक में टिकट्स खरीदते हैं वो एक साथ ही ना खरीद लें। लेकिन अभी धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, तो भाई 45,000 तक मामला पहुंच गया है। तो वही बात हो गई, 50,000 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो टिकट्स का मामला वहीं तक पहुंच गया है और भाई मामला सोल्ड आउट है। तो आप सोचो, समर स्लैम वाला इवेंट, यहाँ पर ये रेसलमेनिया नहीं हो रही है भाई, समर स्लैम वाले इवेंट के लिए 45,000 की कैपेसिटी तो अभी से हो गई है। और अगर मेरे ख्याल से ये अभी और टिकट्स खोलें तो वो भी बिक जाएंगी, क्योंकि मैच ही इतना बड़ा होने वाला है रोमन रेंस एंड जॉन सीना का।
तो WWE के लिए समर स्लैम तो भाई बड़ा इवेंट होने वाला है। बस यार ये कोविड का पंगा ना हो जाए, क्योंकि अगर ये कोविड का पंगा हो गया तो भाई सारी खुशियाँ ना ऐसे मतलब पानी में मिल जाएंगी। फिर तो आपको पता ही है, फिर तो हमारे सारे अरमान ना ऐसे पानी में मिल जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो कोलंबिया के अंदर जो WWE का लाइव इवेंट हुआ, वहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो गया। वहाँ पर सीन ये हुआ कि लैशली और MVP का मैच चल रहा था न्यू डे के अगेंस्ट। तो वहाँ पर इंटरफेरेंस करने के लिए बिगी आए। अब आपको लग रहा होगा इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि बिगी इंटरफेरेंस करने आए टावल पहन के, मतलब उनका जो इंटरफेरेंस करने का तरीका था वो टावल पहन के था, जिससे जो लैशली हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और इस चक्कर में जो न्यू डे हैं उन्होंने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। तो ये बड़ा अजीब था। मेरे ख्याल से वहाँ के फैंस को खुश करने के लिए, कुछ अलग तरीका दिखाने के लिए बिगी ने ऐसा किया था। और वैसे भी आपको पता है बिगी का जो कैरेक्टर है वो तो कुछ है ही ऐसा। और वैसे मैं आपको बता दूँ लाइव इवेंट के अंदर भी ये स्टोरी चल रही है, जहाँ पर बैरन कॉर्बिन भाग रहे हैं, बिगी उनको उनके मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चेज कर रहे हैं। तो ये स्टोरी वहाँ पर भी चला रहे हैं। इसका मतलब सच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बिगी का वो लूट चुका है। तो ये स्टोरी भी चल रही है। और हाँ, इससे हमको ये पता चलता है कि बिगी लैशली के पीछे पड़े हुए हैं, यानी वो लैशली के ऊपर भी कैश इन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइव इवेंट से भी हमको हिंट मिल रहे हैं कि मेन स्टोरी लाइन के अंदर मतलब मेन रोस्टर के अंदर क्या स्टोरी लाइन चल सकती है। बिगी सिर्फ रोमन रेंस को नहीं, लैशली को भी ऐसे टारगेट कर रहे हैं कैश इन करने के लिए। वरना भाई क्या सेंस बनता उनका यहाँ पर आकर उनके साथ चुल करने का। वैसे मैच था उनकी न्यू डे के अगेंस्ट, इसलिए आने का भी सेंस बन रहा था, लेकिन फिर भी लैशली से पंगे ले रहे हैं, इसका मतलब कैश इन भी हो सकता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई इसी लाइव इवेंट के अंदर, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे यार लाइव इवेंट के अंदर मज़ा काफ़ी आया होगा उनको फैंस को ऐसे टावल के अंदर देखने का। उसके बाद जिस तरीके से भागे इस वीडियो के अंदर आप देखिए, देखते जैसे बिगी भाग रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। और बटिस्टा ने ये वाली फ़ोटो डाली, और ये फ़ोटो इससे पहले मैंने देखी नहीं थी कभी, तो मुझे लगा भाई मैंने नहीं देखी तो शायद आपने भी नहीं देखी होगी, तो आपको भी ये दिखानी चाहिए। बटिस्टा की ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, 1996 की फ़ोटो बटिस्टा ने ये पोस्ट करी अपने ट्विटर के ऊपर। और उन्होंने कहा 90s की अपनी कोई फ़ोटो डालो बिना किसी कॉन्टैक्ट्स के साथ या फिर किसी कॉमेंट के साथ। और मैंने तो वैसे बटिस्टा को ज़्यादा देखा नहीं है WWE के डेब्यू से पहले, तो ये फ़ोटो भाई इसमें भी बटिस्टा काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। और लग रहा है कि भाई WWE में आने से पहले भी उन्होंने अपने आप को बहुत तगड़ी शेप में रखा हुआ था, और इतने ज़्यादा यंग लग रहे हैं बटिस्टा इसमें। वैसे बटिस्टा ऐसे नहीं लग रहे जैसे कि हमारे मतलब एशियन जैसे नहीं लग रहे ज़्यादा, जैसे एशियन लोग होते हैं, इंडियन लोग जैसे होते हैं, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका में, वैसे कुछ मुझे बटिस्टा लग रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा कि वो किसी वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत तगड़ी शेप में वो हैं, और इस टाइम पर ही अगर वो WWE के अंदर आ जाते तो भाई उनका जो तूफान या उनका जो कहर है वो और भी ज़्यादा होता। और आपको पता भी है जो WWE में तगड़ी बॉडी वाला ट्रेंड है, कहीं ना कहीं बटिस्टा के आने से वो बहुत ज़्यादा हो गया था। वैसे तो था ही ये हल्क हॉगन के टाइम से ही, लेकिन ये बटिस्टा के आने के टाइम से फिर वो और भी ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए बटिस्टा को भी क्रेडिट ज़्यादा है। और इस फोटो से पता लग रहा है कि उनकी मेहनत बहुत टाइम पहले से थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फोटो थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी आपके रिएक्शन क्या है इस फोटो को लेकर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना। हम लोग बात करते हैं गाइस रिक फ्लेयर के बारे में। तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि रिक फ्लेयर बहुत जल्दी रेसलिंग रिंग में वापस आने को देख रहे हैं, WWE से रिलीज हो चुके हैं। और गाइज रिपोर्ट उनके बारे में ये आई है कि वो साइन होने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ, और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। बस वो इंतजार कर रहे हैं उस लीगल डेट का जब वो AEW के साथ फ्री हो साइन होने के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी WWE के साथ वो रिलीज हुए हैं, तो कोई डेट होगी उनकी जब उनका क्लॉज होगा WWE के साथ, मतलब जब तक वो किसी और कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकते। और जैसी वो डेट निकलेगी उसके बाद वो AEW के साथ साइन कर लेंगे। और शायद WWE में क्योंकि उनको अच्छी बुकिंग नहीं मिली जैसे वो चाहते थे, AEW के अंदर उनको वो बुकिंग मिल जाएगी। उनके ऑलरेडी जमाई राजा जो है अंद्रादे वो तो है ही AEW के अंदर, तो उसके बाद वो उस कंपनी में चले जाएंगे और क्या पता वहाँ पर उनको रेसल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। मतलब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताते हैं कि बस एक बार वो डेट निकल जाए, जो भी वो क्लॉज वाली है 30 दिन की या 90 दिन की, जितनी भी दिन की वो होगी, उसके बाद शायद नवंबर मंथ के आसपास एक्सपेक्टेड है कि वो AEW के साथ साइन कर लेंगे। और उसके बाद आपको रिक फ्लेयर भी AEW कंपनी में देखने को मिलेंगे। और काफ़ी लोगों की भाषा में एक और बंदा जो कि धोखा दे जाएगा WWE कंपनी को। मेरे हिसाब से वैसे कोई धोखा नहीं है, और रिक फ्लेयर के जाने से वैसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा ज़्यादा। ऐसे बड़े बड़े नाम चले गए, और रिक फ्लेयर तो वैसे भी कह सकते हैं ना सारा ऐसे निचोड़ा हुआ आदमी हो गया, मतलब निचोड़ा हुआ इन द सेंस कि जिसका सारा माल मसाला ऑलरेडी WWE लूट चुकी है। अब रिक फ्लेयर के जाने से इतना क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यहाँ तो ऐसे डीन एमरोज, जेरिको, इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी जा चुके हैं। तो एक रिक फ्लेयर के बारे में अपडेट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और गाइस हम लोग चलते हैं इन एक्शन फाइनल स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस के कैरेक्टर के बारे में अभी स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटर के साथ जब उन्होंने बात करी, जब उनसे कहा कि भाई तुम्हारा हील कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया है, जरा इसके पीछे की कुछ परतें तो खोलो, इसके राज तो खोलो कि इतना बढ़िया कैसे है। तो रोमन रेंस यूजुअली खुद तो अपने आप को
क्रेडिट देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपना कैरेक्टर ब्रेक करके इसके पीछे की सच्चाइयां बताई कि आखिर इतना बढ़िया चल कैसे रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा देखो WWE में जब मैंने अपना समर स्लैम में रिटर्न किया तो मैंने सीधा जाकर रिक्वेस्ट बोल लो या फिर डिमांड बोल लो, मैंने 2 बातें WWE से जाकर बोली। पहला, मुझे माइकल हेस के साथ काम करना है। माइकल हेस अगर आपको नहीं पता कौन है तो WWE के अंदर जो बैक स्टेज चीज़ें होती हैं, चाहे आप क्रिएटिव चीज़ें बोल लो, WWE की चीज़ें बुक करने की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो क्या चीज़ होनी है, क्या 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 स्टोरी राइट की जाएगी, उन सब चीज़ों में रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में माइकल हेस की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये चीज़ रोमन रेंस को चाहिए थी। और दूसरा, रोमन रेंस को चाहिए था कि ऑन स्क्रीन पॉल हेमन का इन्वॉल्वमेंट होगी मेरी स्टोरी लाइन के अंदर, और ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि बैक स्टेज भी मुझे अपने साथ पॉल हेमन चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी, और ये चीज़ जैसी मुझे मिली मैं एकदम से तैयार हो गया, और इस वजह से मेरा जो रिटर्न हुआ वो भी आपको देखने को मिला। और साथ ही साथ ये जो मेरा कैरेक्टर है ये इतना ज़्यादा बढ़िया था। और माइकल हेस के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि माइकल हेस हमेशा से ही मेरा बंदा रहा है। मेरा बंदा से इन द सेंस रोमन रेंस ये बताना चाह रहे थे कि वो मेरे फैमिली रिलेशन के टाइम से ही वो हैं। इवन जब मैं WWE में था भी नहीं, मेरा रेसलर बनने का कोई प्लान भी नहीं था, मैं जब छोटा था तब से माइकल हेस हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से जानते हैं कि उनको पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इस वजह से माइकल हेस के साथ मेरी इतनी अच्छी बनती है। और पॉल हेमन के साथ मेरे रिलेशन अच्छे थे ही, और इस वजह से मैंने WWE से 2 डिमांड करी, और आज के टाइम में मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ अंदर की बातें थी जो कि रोमन रेंस ने आज जाकर शेयर करी है, तो मुझे लगा आपके साथ मैं भी इसको जरूर शेयर करूँ। बाकी हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहाँ तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।